यस, वी आर लाइव। तो जैसा कि आप सभी को पता है, टाइटल और थंबनेल देखते पता चल गया होगा, या फिर आप मुझसे कनेक्टेड थे तब भी आपको पता है कि हमें क्या टॉपिक आज डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि कल हमने प्लान बनाया था 4 टैब को पढ़ने का, बट एक ही टैब में इतना टाइम हो गया, तो इसीलिए बाकी की जो 3 टैब हैं उनमें हमें आज का टारगेट है। आज मतलब हम रेफरेंसेस, रिव्यू और व्यू टैब पर काम करने वाले हैं। मतलब इनका प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल डाउट सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार वॉइस कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है? मोस्ट ऑफ द केस में वॉइस तो आ ही रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पर सारी चीजें कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर रेफरेंसेस टैब में हम जाएंगे तो रेफरेंस, जब टैब की किसी की बात करते हो तो टैब के बाद हमें उनकी ग्रुप को याद करना होता है। लेकिन एक चीज और याद रखना, जब हम रेफरेंसेस टैब को पढ़ते हैं तो रेफरेंसेस टैब में बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इंसर्ट में कंफ्यूज पैदा करती हैं। तो अभी जितनी भी कमांड्स मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उन सारी कमांडों को आपको क्लास के बाद प्रैक्टिकल जरूर करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल करोगे तो चीजें ज्यादा याद रख पाओगे, मतलब याद करने का प्रयास नहीं करोगे। अगर भूलने की भी कोशिश करोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। ऐसा होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को आगे ले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अगली बात करती है, लास्ट टैब है जिसका नाम है रेफरेंसेस। चलिए, तो जैसे टैब की बात करें तो हम वापस ही अपने पोजीशन पर आते हैं। जैसे हम टैब के नाम लेते हैं तो टैब का नाम लेते ही हमें एक चीज हाईलाइट आइडेंटिफाई हो जाती है, जिसका नाम है सर टैब। टैब के अंदर होती कमांड्स। तो पहले हमें कमांड ग्रुप या कमांड ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो कमांड ग्रुप अगर आप देखोगे तो पहला कमांड ग्रुप है जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा है फुट नोट, तीसरा है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड लास्ट वन इज द टेबल ऑफ अथॉरिटी। ये हमारे कमांड ग्रुप होती है हमारे रेफरेंसेस में। यानी कितने हैं सर? 6 हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी कमांड का क्या यूज होता है ये मैं यहीं पर बता देता हूं, और इनका डेफिनेशन आपको समझा दूंगा, और जो लगेंगे उनका प्रैक्टिकल बता दूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहेंगे उनका मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता दूंगा। चलिए, पहले बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। किसकी? टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट की अगर डेफिनेशन डिफाइन करूं मैं आपके सामने, तो टेबल ऑफ कंटेंट का यूज किया जाता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट में एक इंडेक्स सूची डिफाइन करना चाहते हैं। अब जिन स्टूडेंट को इंडेक्स समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है टेबल ऑफ कंटेंट भी समझ में नहीं आए, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में समझाऊंगा। जैसे अगर आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो बुक में आपने जो एक विषय सूची होती है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और वो चैप्टर किस पेज पर हैं, ठीक है ना, वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग्स आपने बना रखी हैं उन हेडिंग में किस पोजीशन पर जाएंगे। और टेबल ऑफ अथॉरिटी भी इसी तरह यूज होता है, लेकिन सर डिफरेंस क्या है? टेबल ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो लास्ट हमारा टैब है ना, लास्ट कमांड ग्रुप जिसका नाम टेबल ऑफ अथॉरिटी है, इस टेबल ऑफ अथॉरिटी का भी यूज हम क्या इसीलिए करते हैं। लेकिन टेबल ऑफ अथॉरिटी और टेबल ऑफ कंटेंट में क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। टेबल ऑफ कंटेंट जैसे यहां से भी एक इंडेक्सिंग बनता है, वहां से भी इंडेक्सिंग बनता है, लेकिन डिफरेंस होता है अथॉरिटी में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में एक ऐसी टेबल बनाई जाती है जहां पर लिंकिंग नहीं होती। जो भी आप कंटेंट ले रहे हो और जो आप पोजीशन डिफाइन कर रहे हो उनके अंदर लिंकिंग क्रिएट नहीं होती। जबकि टेबल ऑफ कंटेंट में जब हमारा इंडेक्स बनता है तो इंडेक्स इसका जैसे चैप्टर 1 है, क्या है? चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का जैसे नाम मैं लिखूं, जैसे ए है, ए का पेज नंबर क्या है सर? ए का पेज नंबर 5 है। तो जैसे आप इस ए पर क्लिक करोगे आपका कर्सर ऑटोमेटिक पेज नंबर 5 पे पहुंच जाएगा। ये लिंकिंग है, जबकि टेबल ऑफ अथॉरिटी में ऐसा नहीं होता। ये ही मेजर डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। लिस्टिंग मैंने बता दी। अब कमांड और भी हैं, यहां से टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा। आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपनी इंडेक्स में वो कर सकते हो। अगर आपने डॉक्यूमेंट में, जैसे आपने डॉक्यूमेंट में कोई हेडिंग बनाई, वो हेडिंग आपको ऑटोमेटिकली अपनी टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना है तो अपडेट टेबल कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपकी टेबल से उठा के ले लिया जाएगा आपकी
टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बताऊंगा भाई, जैसे टेबल ऑफ अथॉरिटी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे। नास कमांड जिसका नाम है फूड नोट और एंड नोट, दो कमांड होती है फूड फूड नोट्स कमांड को ध्यान रखना। हेडर जो हेडर फूडर अलग होता है, फूड नोट एंड नोट अलग होती हैं, ठीक है। अब फूड नोट का जो कमांड ग्रुप जो जैसे एंड नोट और फूड नोट, अब ये आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसके कमांड ग्रुप का नाम क्या है। तो फूड नोट है यहाँ ना के एंड नोट है। इनका यूज क्या है, जैसे हेडर फूटर का यूज क्या था सर, हेडर फूटर, हेडर था पेज के टॉप पे लगता था और फूटर हमारे नीचे लगता था पेज के बॉटम में। ऐसे ही हमारा क्या लगता है, फूड नोट एंड नोट का भी काम होता है। और एंड नोट जो जैसे फूड नोट की बात करें तो फूड नोट बॉटम ऑफ द पेज रहता है, क्या, बॉटम ऑफ द पेज। सर बॉटम में तो हमारा फूटर भी होता है, तो फूटर से ऊपर होता है, फूटर से ऊपर होता है हमारा फूड नोट। सर एंड नोट क्या होता है, एंड नोट नाम से स्पष्ट है, एंड मतलब अंत में, मतलब एंड ऑफ द पेज, मतलब सॉरी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमारा एंड नोट ही होता है। डेफिनेशन मैंने अपने डॉक्यूमेंट में इतने बेहतरीन लिखी है कि आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं फुट नोट की, तो फुट नोट हमारा होता है बॉटम ऑफ द पेज, जबकि एंड नोट की बात करें तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी कि जो फुट नोट जरूरी नहीं है कि पेज के बॉटम में ही आप डालें। आपने कोई भी टास्क लिखा है उस टास्क के नीचे भी आप फुट नोट लगा सकते हैं। यही काम होता है हमारा एंड नोट का। यानी एंड नोट जरूरी नहीं है आप डॉक्यूमेंट के अंत में ही लगाओ। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक कर दिया तब हर सेक्शन के नीचे आप एंड नोट लगा सकते हैं। अब जिनको कभी सेक्शन नहीं समझ में आया वो नहीं समझ पाएंगे कि एंड नोट कैसे सेक्शन के नीचे लगेगा। तो सेक्शन मैंने बताया है कि नहीं बताया, वहीं से ये चीजें क्लियर होंगी। बाकी आप एंड्रॉइड फूडनोट का लेआउट फॉर्मेट ये सारी चीजें डिफाइन, लेकिन शॉर्टकट की याद रखना भाई, शॉर्टकट की जो आने वाले मैं एक वीडियो लूंगा जिसमें सारी शॉर्टकट की पढ़ा दूंगा एमएस वर्ड की। जैसे शॉर्टकट की फुटनोट की बात करो तो कंट्रोल अल्ट एफ होती है, जबकि एंडनोट की बात करो तो कंट्रोल अल्ट डी होती है। मतलब फुटनोट से एफ आ जाएगा और एंड नोट में डी फॉर हमारा क्या मिल जाएगा, एंड नोट मिल जाएगा दोनों में। अब एक चीज और है कॉमन जो कि आपको समझनी होगी। अब एग्जांपल भी दो, घबराओ मत भाई, एंड नोट फुल नोट दोनों का एग्जांपल दूंगा, दोनों का। और वो एग्जांपल दूंगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, दैनिक जीवन में वही एग्जांपल देके जाऊंगा। लेकिन एक चीज, जब हम कोई एंड नोट में कंटेंट लिखते हैं उसे आप फुल नोट और फुल नोट के कंटेंट को एंड नोट में आप रिवर्स करा सकते हैं, मतलब मूव करा सकते हैं या फिर कॉमन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब सर प्रैक्टिकल दे दो। प्रैक्टिकल अगर आपको याद हो, याद हो जैसे हम जब टेंथ में पढ़ते थे, टेंथ में या तो आपने इंग्लिश की वर्कबुक या टेक्स्ट बुक या फिर संस्कृत की जो हमारी बुक थी, आपने देखा होगा काफी बार कि संस्कृत में कुछ वर्ड थे जिनको हाईलाइट करके उसी पेज के नीचे एक्सप्लेन किया जाता था, या हिंदी की थी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने। यानी आपने किसी पेज पर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, उस डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड है जिनके मीनिंग आपको बताने, तो हम उसी पेज के ऊपर लिख, मतलब फुट नोट में लिखते थे। बुक में आपने देखा होगा, यस तो बत कर दो भाई, हाँ देखा है सर। और सर एंड नोट क्या होता है, तो एंड नोट अगर आपने देखा हो, जैसे आपने नोट्स देखी हो या कोई बुक देखी हो, तो सबसे लास्ट में एक रेफरेंस वाला होता है, रेफरेंस वाला, कि ये जो बुक है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें कंटेंट को कहां कहां से रेफर किया गया है, तो वो आप फुट नोट में डाल सकते हो, ठीक है। ये आप फुट नोट में एंड नोट में डाल सकते हो, सॉरी एंड नोट, फुट नाम में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। एंड नोट में रेफरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, रेफरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज बुक रहता है, और जो पेज के रेफरेंस में जो हमें कंटेंट डालना होता है उसे हम फुट नोट में डालते हैं। और फुट नोट हमारा हर टेस्ट के नीचे डाल सकते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी काफी बार, जैसे आपने किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी एक मतलब काफी बुक्स मैंने देखी हैं जिनमें आपने जैसे एक पेज पे जितने क्वेश्चन लिखे उनके आंसर उसी पेज पे लिखे, वो किस में जाती हैं, वो आपके फुट नोट में ही जाती है। जबकि हेडर हमारा फूटर अलग होता है जिसपे पेज नंबर मल्टीपल चीजें लगी होती, लेकिन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं रहता, मतलब डॉक्यूमेंट की कंटेंट फुट नोट में एंड फुट नोट सॉरी उसमें फूटर में मेंशन नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे कमेंट। तो कमेंट क्या है,
कमेंट तब उपयोगी होता है जब हम किसी चीज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पर हम मतलब जैसे कोई टर्म है उस पर हम विशेष ध्यान देखना चाहते हैं। जब हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो अतिरिक्त जानकारी जैसे जैसे आपको सभी को पता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में अक्सर आपने देखा होगा कि आप एक मतलब नाम मैं भूल गया, स्टिकर, हाँ, आपने देखा होगा कि हम हमेशा स्टिकर का यूज करते हैं। जैसे आपने अपने अगर डॉक्यूमेंट जो थोड़े से नोट से स्मार्ट बनाए हो तो मोस्ट ऑफ द केस में लाल पीले कलर के स्टिकर लगाते थे अपने डॉक्यूमेंट में, अपने नोट्स में। क्यों? क्योंकि किसी चीज को अगर हमें हाईलाइट करना है कि इस पेज पर हमें ये पॉइंट समझना होगा तो वो एज अ डॉक्यूमेंट में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो अगर आप इसे समझना चाहते हैं, वैसे मैं ब्रीफ में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये एग्जाम में उस लेवल तक नहीं आता, उस लेवल तक आपको नहीं जाना। तो थोड़ी इरेज कर देता हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा हो गया, इरेज कर, बड़ा बड़ा। अब बात करते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी में अगर आप जाओगे तो क्या मिलेगा, नाम क्या है। अगर मैं साइटेशन बिब्लियोग्राफी की डेफिनेशन सिंपल वर्ड में आपको देके जाऊं तो सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है कि जब हम लाइब्रेरी किसी डॉक्यूमेंट को लाइब्रेरी से रिलेटेड यूज करना है, या आपने इस डॉक्यूमेंट में सोर्स कहां कहां से लिया है उसे आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा आप कमांड से ही समझ जाओगे कि क्या क्या चीजें हो रही। जैसे आपका जो सोर्स लिए हैं, आपने इस डॉक्यूमेंट में सोर्स कहाँ कहाँ से लिए हैं, आप किस किस स्टाइल से ले रहे हो। बिब्लियोग्राफी मतलब ये लाइब्रेरी में ज्यादा ही होता है। अगर आप साइटेशन ऐड करना चाहते हो तो सिंपल शब्द में याद रखना कि जब लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप सीधा मतलब साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कमांड ग्रुप में चले जाओ। आगे बात करते हैं कैप्शन। कैप्शन में जो हमारी कमांड मिलती है जिसका नाम है इंसर्ट कैप्शन। सर ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कैप्शन होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई इमेज या फिगर इंस्टॉल अपलोड करते हैं, या आपने कभी टेबल बनाई अपनी डॉक्यूमेंट में, या फिर आपने कोई इक्वेशन बनाई, तो आपने तो अपनी लैंग्वेज में तो बना दी इक्वेशन है, ये टेबल है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट को नहीं पता कि ये फिगर है। तो आपने कोई भी फिगर लिया उसको आपको कैप्शन देना, उसको नाम देना पड़ेगा। तो जो फिगर टेबल और इक्वेशन के जो नाम डिफाइन करता है उसे बोलते हैं कैप्शन। मतलब आपका जैसे आपने चित्र वन, टेबल वन, इक्वेशन वन, ये कैप्शन होता है। ठीक है, और क्रॉस रेफरेंस इसी कैप्शन से रिलेटेड मैंने बताया था कि क्रॉस रेफरेंस को हम रेफरेंसेस टैब में भी पढ़ेंगे। रीजन क्यों है, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस का रिलेशन कहीं ना कहीं कैप्शन से ही मतलब होता है। क्योंकि कैप्शन का यूज क्यों किया जाता है, जैसे अगर आपको ध्यान हो कि जब हम 10th में पढ़ते थे तो 10th में जब साइंस का प्रैक्टिकल हम बनाते थे तो प्रैक्टिकल में आपका मोस्ट ऑफ द केस में एक जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ब्लैंक होता था और राइट हैंड साइड पे हमारी लाइंस होती हैं। लाइन में हम क्या करते थे, मेथड लिखते थे, उसका एक प्रोसेस लिखते थे, जबकि लेफ्ट साइड का जो पेज था, जो ब्लैंक था, उस पर हम फिगर लिखते थे। जब हम कोई मेथड लिखते थे, कोई विधि लिखते थे, उसमें बोलते थे कि फिगर नंबर 1 से। अब वो फिगर नंबर 1 कहां पर है, इस पेज पर है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कैप्शन डिफाइन करते हैं तो कैप्शन में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमें नाम बताना पड़ता है, तो वो कैप्शन होता है। क्रॉस रेफरेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हम किसी टास्क पर क्रॉस रेफरेंस लगा रहे हैं तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब उस वर्ड को आगे डिफाइन किया गया है, तो उसमें एक नंबर रहता है, उसमें एक पेज नंबर रहता है जो कि पर्टिकुलर उस पोजीशन को डिफाइन करता है। इसीलिए जो क्रॉस रेफरेंस है उसको यहाँ कैप्शन में भी इंक्लूड किया है। क्लियर, चलिए लास्ट कमांड है जिसका नाम है इंडेक्स। कहाँ गया भाई कर्सर, बहुत अगला कमांड है इंडेक्स। नाम से स्पष्ट, इंडेक्स मतलब समझते हो, सूची। सूची मतलब लिस्ट। सर ये क्या है, मतलब अगर आपको लगे तो हर पेज की इंडेक्स आप अलग बना सकते हो, सेपरेट। तो वो तो टेबल ऑफ कंटेंट से भी हो रहा है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट के पूरे डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बन रहा है, जबकि आप
हर पेज का इंडेक्स बना सकते हो, हर पेज की सूची बना सकते हो, वो इंडेक्स के अंदर होगा। और मार्क एंट्री से क्या होगा, आप उस एंट्री को इंडेक्स में ऐड करा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला था टेबल ऑफ कंटेंट का प्रैक्टिकल के लिए, तो मैं एक डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, उस जो मैंने फिगर बना, जो आपका नोट्स है ना, उसी के साथ बताता हूं। इसमें मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। क्या बनाना है? टेबल ऑफ कंटेंट। चलिए मैं स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट बनाता हूं। रेफरेंसेस में जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करो। कौन सा लेआउट लेना, जो आप लेआउट लेना चाहते हैं, कस्टम लेना, कस्टम आपको कोई भी ले लीजिए। मैं ले लेता हूं मैनुअली टेबल नहीं, ऑटोमेटिक ले लेता हूं, ऑटोमेटिक टेबल बन। आप देखेंगे ऑटोमेटिक मेरा टेबल बन गया, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। देखो मैंने जो हेडिंग बनाई है, उन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आ गई, उन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आ गई। ये देखो उन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, अगर आप देख पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर अपडेट कैसे होगा, जैसे क्लिपबोर्ड मैंने हेडिंग बनाई है, अगर आपने क्लिपबोर्ड, अगर हेडिंग अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं की है, तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। मतलब आपको हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, फिगर की नेम, ये सारी चीजें डिफाइन करनी होंगी। आपको तो लग रहा है कि हमने किसी टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, तो हेडिंग बन गया। नहीं बना भाई, आपकी लैंग्वेज में बन गया, लेकिन डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज में नहीं बना है। समझ रहे हो? जैसे ये आप देखो, जैसे इंडेंटेशन है, अगर मैं इस इंडेंटेशन को एज अ हेडिंग हटा देता हूं, देखना अभी क्या परिवर्तन होगा। मैं इस इंडेंटेशन को एज अ हेडिंग, वो तो दूर होगा, मैं क्लिपबोर्ड को ही हटा देता हूँ। क्लिपबोर्ड है ना, क्लिपबोर्ड को ही मैं हटा देता हूँ एज अ हेडिंग। ये रहा हमारा क्लिपबोर्ड, एज अ हेडिंग मैं इसे हटा देता हूँ, इस पे क्लियर फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ। इसमें कर दिया मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग, हट गया। अब आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे ना, अब मैं इस टेबल को अपडेट करता हूँ, इस पूरी की पूरी टेबल को अपडेट करता हूँ। मैंने अपडेट किया, अपडेट करते ही अब देखना क्लिपबोर्ड आपके टेबल ऑफ कंटेंट से हट गया होगा। जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना, उसमें से अगर आप देखें तो क्लिपबोर्ड हट गया भाई, क्लिपबोर्ड हट गया। क्यों? क्योंकि आपने हेडिंग हटा दिया है भाई। और जैसे आप कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल से हाइपरलिंक आपको दिख रहा होगा। अगर आप देख पा रहे हो, आपका कर्सर एज अ हैंड के फॉर्म में कन्वर्ट है। देखो अभी आपको दिख रहा है, क्लिपबोर्ड नहीं दिख रहा। अगर मैं किसी अपने डॉक्यूमेंट में जैसे सपोजेड हेडिंग, किसी सब, जैसे ये वर्ड है, मैंने, मुझे कोई हेडिंग जोड़नी है, जैसे मुझे हेडिंग जोड़नी है, मैं हेडिंग यहाँ पर सपोज लेता हूँ। जैसे मैंने हेडिंग लिया, किसी का नाम ले लेता हूँ, जैसे नाम भाई किसका है, किसका लूं भाई, संतोष ले लिया मैंने, संतोष, संतोष ले लिया। अब संतोष को मैं हेडिंग बनाता हूँ, यहाँ से हेडिंग बनती है, हेडिंग 1 2 किस में डिफाइन, ये हेडिंग 1 बन गई। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट में ये वर्ड प्रिंट से पहले कोई हेडिंग है क्या संतोष नाम से? अब देखो, अगर आप जाओगे ना वर्ड प्रिंट से पहले, वर्ड प्रिंट कहाँ है, तो वर्ड प्रिंट को भी शायद बनाया नहीं है, आई थिंक बनाया नहीं है, वोल्ट वाले ही, लेकिन बनाया नहीं है। बना, देखो जो हेडिंग होंगी वो इसमें आएंगी, जो नहीं होंगी वो नहीं आएंगी। अब देखो यहाँ पे संतोष अभी कहीं नहीं दिख रहा। जैसे ही मैं रेफरेंस कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा टेबल, टेबल अपडेट कर दूंगा, तो पेज नंबर अपडेट करनी है, पूरी टेबल ही करते मोस्ट। अब देखो संतोष अपने आप आ जाएगी, ये देखो संतोष आ गया ना, क्यों? क्योंकि टेबल डिफाइन किया, इसीलिए आ गया। ठीक है ना? तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब ऑटोमेटिक आप किसी वर्ड को ऐड, आपको ऐड करना है तो ऐड कर दो, यहां से ऐड करा दो। लेवल 1, लेवल 1 समझते हो? अच्छा लेवल क्या होता है? लेवल ऑप्शन में लिख दी कि लेवल का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। ठीक है, चलिए मैं जाता हूं आगे थोड़ा सा। ये हमारा टेबल ऑफ मतलब रेफरेंसेस टैब हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आगे है हमारा रिव्यू और व्यू। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रिव्यू और व्यू टैब इतने आसान है, इतने छोटे छोटे हैं कि आराम से कवर हो जाता है। इनका डेफिनेशन, इनका नाम ही पढ़ोगे, नाम से ही डेफिनेशन में डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, चलिए एक बार कंफर्म करिए लेबल का मतलब क्या होता है, लेबल क्या होते हैं भाई? कर्सर कहाँ? मतलब स्टाइलस ही खो गया, यहाँ से कहाँ चला गया? स्टाइलस ही चला गया भाई। बात है भाई, कहीं रख तो नहीं दिया? अच्छा पॉकेट में। क्या होता है लेबल? लेबल का मतलब बताइए भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। रिव्यू रिव्यू टैब,
जैसे हम रिव्यू टैब पर जाएंगे तो रिव्यू टैब पे फिर हमें मल्टीपल चीजें मिलेंगी। सर टैब की बात करें तो हमें क्या बात करनी होती है? सर कमांड ग्रुप की बात कर लो। कमांड ग्रुप भाई कौन कौन सी है? ये रिव्यू टैब में बड़ा पॉपुलर है भाई। रिव्यू टैब की बात करें तो हमारा प्रूफिंग कमांड है। प्रूफिंग में कितनी कमांड है? सर 3 है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस और वर्ड काउंट। ठीक है, लैंग्वेज से आप ट्रांसलेशन, ये सारे लेटेस्ट वर्जन में। कमेंट हम लोगों ने पढ़ ही लिया, कमेंट में डिलीट, प्रीवियस, नाम से ही चीजें क्लियर हो रही हैं, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कमेंट भी होता है। अगला जो पॉपुलर कमांड ग्रुप है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में कौन कौन सी कमांड है? सर ट्रैक चेंज है, हमारा शो मार्कअप है, रिव्यू पैन है, और मार्कअप के जो ऑप्शन है। ठीक है, आगे जाते हैं तो आगे हमें अगला कमांड ग्रुप मिलता है चेंजेस, नेक्स्ट मिलता है कंपेयर। ठीक है, बाकी एक और है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वन नोट का अगर आपको यूज करना है एमएस वर्ड में, तो वन नोट को भी लिंक करा सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के साथ। अब बात करते हैं ये कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं प्रूफिंग की, तो प्रूफिंग, एक चीज ध्यान रखना, जो आपका रिव्यू टैब है ना, रिव्यू टैब का एक डेफिनेशन लिखने ना, जब भी चेकिंग की बात आए, जब भी चेकिंग की बात आएगी, तो आप कोई भी कमांडो आप सीधा रिव्यू टैब के अंदर जाओगे। चेकिंग मतलब रिव्यू टैब, चेकिंग मतलब रिव्यू टैब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रूफिंग की। प्रूफिंग में डेफिनेशन अगर मैं समझाऊं, जैसे स्पेलिंग और ग्रामर, जब हम कोई एरर करते हैं, चाहे वो स्पेलिंग एरर हो या ग्रामर एरर हो, वो हम सीधा स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड से यूज करते हैं। साइन याद रखना, साइन भाई बड़ा पॉपुलर है भाई। कैसे साइन है? सर राइट और एबीसीडी लिखा है, एबीसी लिखा है। और थिसॉरस में क्या होता है? अगर किसी वर्ड का आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ढूंढना है तो आप थिसॉरस से ढूंढ सकते हो। सर वर्ड काउंट का मतलब क्या होता है? वर्ड काउंट का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर विंडो रखी, विंडो से आप समझ जाओगे कि वर्ड काउंट आपके डॉक्यूमेंट में, वर्ड काउंट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि वर्ड काउंट जैसे आप पूरे आपके डॉक्यूमेंट का एक स्टैटिक डिफाइन करता है कि आपके डॉक कितने पेज हैं, कितने नंबर वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं जो बिना स्पेस की है, कितने कैरेक्टर स्पेस के हैं, कितने पैराग्राफ, कितनी लाइन। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि जब वर्ड काउंट से आपके वर्ड का स्टैटिक्स दिखता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अब अगर आपने कभी देख, अब कभी हेडिंग कर दिया, हेडिंग मेंशन कर दिया ऑप्शन में, तो अगर आपने कभी वर्ड काउंट किया होगा तभी तो बता पाओगे, नहीं कैसे बता दोगे? कैसे बता दोगे? क्लियर है ना? तो पेज दिखता है, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, कैरेक्टर। कैरेक्टर वो भी दो टाइप के, स्पेस वाले और विदाउट स्पेस वाले। ठीक है, चलिए तो तीनों कमांड क्लियर हो गई। एक बार डॉक्यूमेंट में भी देख लेते हैं डॉक्यूमेंट का क्या स्टेटस है। अगर डॉक्यूमेंट में जाओगे तो डॉक्यूमेंट में एक चीज, इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, कैप्शन बता दिया, टेबल ऑफ अथॉरिटी, मेल मर्ज, ये डॉक्यूमेंट का नहीं। आगे बढ़ो। प्रूफिंग, प्रूफिंग में हाँ ये 3 प्रकार की होते हैं एरर। जैसे अगर रेड की बात करें तो स्पेलिंग के लिए, ग्रीन की बात करें तो ग्रामेटिकल के लिए, ब्लू आती है मिस यूज कर रहे हैं, अगर आपने किसी वर्ड का कोई मिस यूज कर दिया। जैसे अगर आपने किसी वर्ड को, जैसे आपने डबल डबल स्पेस दे दिया, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ब्लू लाइन आ जाएगी। और जो हमारे लेटेस्ट वर्जन है उसमें 2 ही एरर लाइन आती है, या तो रेड या ब्लू, ग्रीन नहीं आती। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। चलिए अब इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग एरर होती है उनको सही करने के तरीके क्या है? जब हम सही करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन हमें मिलते हैं। मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है उनको फिक्स करने के ऑप्शन, या तो इग्नोर मिलेगा, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट, ये करे ऑप्शन रहते हैं। इनका भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आगे फ्यूचर में पूछ सकते हैं। पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, वही आपके लिए जरूरी। इग्नोर का मतलब क्या होता है? और इग्नोर, और इग्नोर मतलब जो वर्ड है ना उसे इग्नोर करता, वो रेड, अगर रेड लाइन है तो वो उसे रेड लाइन को हटा देगा। इग्नोर ऑल का मतलब है कि वो वर्ड, जिस वर्ड पर वो रेड लाइन है, जिस पर आपने राइट क्लिक किया है और इग्नोर करना चाहते हैं, अगर वो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी है तो पूरे डॉक्यूमेंट में इग्नोर हो जाएगा, उसके नीचे से रेड लाइन हट जाएगी। अगर आप ऐड टू डिक्शनरी, मतलब जैसे आप अपनी डिक्शनरी में वो नाम ऐड करना चाहते हैं जिससे फ्यूचर में जब आप उस वर्ड को यूज करें तो आपका एरर ना दिखे, तो आप ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। चेंज और चेंज ऑल, चेंज का मतलब जैसे आपने किसी वर्ड, जैसे आपने कोई वर्ड लिखा,
जैसे मैंने लिखा वेरी, मैंने लिखा ये वेरी, इस पे अगर आपने जैसे ये लिख दिया वेरी, अगर मिस स्पेलिंग आ गया तो मिसेस ये मैंने टाइप किया और करेक्ट स्पेलिंग ये है, तो यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर ये लिखा है, जहां जहां पर ये लिखा है वहां पे चेंजेस करना है, या फिर आप जिस लोकेशन पे वहीं पे चेंजेस करना है। जैसे इग्नोर है ना, इग्नोर इग्नोर ऑल, पैसिव चेंज और चेंज ऑल है। करेक्ट मतलब जो करेक्ट ऑटोमेटिक में क्या होगा, मतलब अगर आप उसका सिलेक्शन करते हैं तो आपके लिए सजेशन तो ऑटोमेटिकली जो हम मतलब जो हम ऑप्शन में पढ़ती है ना ऑटो करेक्ट ऑप्शन, वहां से ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। जब हम वर्ड क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली काफी चीजें हमारी करेक्ट हो जाती है। अगर आपने देखा हो जो ऑटो करेक्ट टैब है ना, वो तीन चीजों पे काम करता है, या तो स्पेलिंग पर, या कैपिटलाइजेशन पर, या सिंबल पर, यही पढ़ाया था बस। स्पेलिंग आ रहा है तो स्पेलिंग ऑटो करेक्ट को पढ़ना जरूरी है भाई। आगे साथ ही साथ में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप सही करना चाहते हैं तो ग्रामेटिकल में या तो ना सेंटेंस से करेंगे, एक्सप्लेन से करेंगे, ऑप्शन या अंडू, ये चार तरीके हैं जहां से आप ग्रामेटिकल मिस्टेक को सही कर सकते हैं। नास्ट मतलब नास्ट अगले सेंटेंस से स्टार्ट हो जाएगा, एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेन हो जाएगा, जैसे ब्रीफ जो हमारा डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ऑप्शन बटन से करना चाहते हो, ऑप्शन मतलब जो हमारा स्पेलिंग है, जो हमने मतलब जो करेक्ट टैब पढ़ा है ना उस, और ऑटो करेक्ट है वहां से होगा, या अंडू कर दीजिए तो जो ग्रामर एरर किया है ना वो ऑटोमेटिक चेंज, ठीक है। ये मेथड है, ये स्पेलिंग ग्रामर का समझा दिया, ठीक है। थिसॉरस मैंने आपको बता ही दिया, एज अ डिक्शनरी आप समझ सकते हैं इसे। वर्ड काउंट मैंने बता ही दिया कि स्टैटिक्स द डॉक्यूमेंट का। अब बात करते हैं ट्रैक चेंज की। तो ये ट्रैक चेंज क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैंने आपके लिए एक नोट्स बनाया, जैसे मैं एक टॉपिक लूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, इस टॉपिक का नाम जैसे डिजिटल सिग्नेचर है, क्या है डिजिटल सिग्नेचर। मैं आपको आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा डिजिटल सिग्नेचर। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने नोट्स बनाया डिजिटल सिग्नेचर का, ठीक है, और मैंने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को ट्रैक चेंज मोड में डाल दिया। तो ट्रैक चेंज मोड में होगा क्या कि जब जैसे अगर आपने लेक्चर देखा तो मैंने प्रैक्टिकल वे में बताया आपको, प्रैक्टिकल वहां पे प्रैक्टिकल दिखाया। अब इसमें क्या होगा, जैसे सपोज दैट मेरे साथ चार मेंबर है, जैसे एक मेंबर का नाम आकाश है, ठीक है, एक का जैसे अमन है, एक का नाम रोहन है, और एक मैं खुद हूं, एक मैं खुद हूं। तो होगा क्या कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी व्यक्ति, चाहे अमन हो, आकाश हो, रोहन हो, जो भी चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस आपको विथ नाम के साथ दिखेंगे। अब वो चेंजेस क्या होंगे, वो ट्रैक चेंज कमांड के जो ऑप्शन है ना उन पर डिफाइन करेंगे। कैसे, ये सुन लीजिए भाई। अगर आपने ट्रैक चेंज कमांड को ध्यान से देखा है तो वहां से चीजें समझ में आएंगी। ये देखो भाई, अगर आपने ट्रैक चेंज कमांड को देखा तो ट्रैक चेंज आप ऑन कर दीजिए। यहां से ऑन करते ही आपने कौन कौन से मार्कअप, मतलब अगर आप ट्रैक चेंज देखना चाहते हैं तो आप रिव्यू पैन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रिव्यू पैन पे क्लिक करोगे, मैं आपको दिखाता हूं, रिव्यू पैन पे क्लिक करते ही आपके सामने क्या चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, ये देखिए। जैसे सॉरी सॉरी, रिव्यू पैन पे आप क्लिक करोगे, रिव्यू पैन, ये देखो। अगर रिव्यू पैन पे अगर आपने क्लिक किया तो क्लिक करते ही आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हो, मतलब इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, ये देखो। मतलब अगर आपने कोई चीज इंसर्ट हुई है, मतलब कोई कितना क्या इंसर्ट हुआ है, नंबर ऑफ इंसर्ट कितने पॉइंट है, अगर आप देख पा रहे हो तो नंबर ऑफ पॉइंट के कितने इंसर्ट है, कितने पॉइंट को इंसर्ट किया गया है, कितने डिलीट की गए, कितने मूव किए, कितने को फॉर्मेटिंग, कितना कमेंट किया, ये सारा का पूरा का पूरा रिवीजन दिखता है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सारे परिवर्तन दिखेंगे, और उस व्यक्ति के नाम के साथ दिखते हैं। ट्रैक चेंज में मतलब पूरे नेटवर्क में जो भी चेंजेस होंगे यहां से आप ट्रैक कर सकते हो, नाम ही ट्रैक चेंज है। अब सर जो चेंजेस होंगे उनके साथ हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे एक्चुअली उनके साथ, तो उनके साथ अगला कमांड ग्रुप ही हमें उनकी पोजीशन को डिफाइन करता है। क्या करता है, जो चेंजेस हुए हैं उसको या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप रिजेक्ट कर सकते हो, दो ऑप्शन। मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया,
स्कैन करने के बाद जो चेंजेस आपको लग रहा है कि हाँ सही है तो उसे एक्सेप्ट कर दो, तो वो हट जाएगा वहां से, जो व्यक्ति ने किया उसका नाम हट जाएगा। बाकी रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दो, जो पहले से था वही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे हम इंसर्ट डिलीट ये सारे ऑप्शन यहीं से मिलते हैं। अगला है कमांड जिसका नाम है कंपेयर। आपने दो डॉक्यूमेंट बनाए, उनको आपस में कंपैरिजन करा सकते हो और कंबाइन करना, मतलब दोनों को बना के एक बनाना है तो कंबाइंड भी आप इसी से। बाकी नेक्स्ट और लास्ट कमांड ग्रुप है जिसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम ही है रिस्ट्रिक्शन, मतलब अगर आपको जैसे इन्फो में हमने पढ़ा था, इन्फो अगर आपने पढ़ा हो फाइल टैब के अंदर, तो उसका मतलब क्या था, अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कराना है तो इन्फो के अंदर से होगा या फिर आप रिव्यू टैब से करा सकते हो। मतलब अगर आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप एडिटिंग जो एडिटिंग है रीडिंग मोड पर, अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हो, रिस्ट्रिक्शन समझते हो, जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप रीडिंग के लिए एक पासवर्ड डल जाए, एडिटिंग के लिए एक पासवर्ड डल जाए। आप रीड तो कर सकते लेकिन एडिट नहीं कर सकते, पासवर्ड होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर। प्रोडक्ट मतलब सेव कर देना, यह है तरीका। अगला लास्ट है हमारा, लास्ट टैब जिसका नाम है व्यू टैब। बस अब ये मान के चलिए 5 या 7 मिनट का सेशन और है, जिसके बाद हमारा सेशन हो जाएगा एंड। लास्ट टैब का नाम है व्यू टैब। इसमें बहुत सारी चीजें जो नाम से ही क्लियर हो जाएंगी, सिर्फ एक ही चीज है जिसे हमें एक्सप्लेन करना होगा। अगर व्यू टैब की बात करें तो सबसे पहले जब टैब की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है सर, कमांड ग्रुप को डिस्प्ले करना पड़ता है कि कमांड ग्रुप कौन कौन से हैं। तो अगर आप कमांड ग्रुप देखोगे तो पहला कमांड ग्रुप मिलता है जिसका नाम है व्यूज। कितने व्यू हैं सर, 5 हैं। कौन कौन से हैं सर, रीडिंग बोर्ड, प्रिंट लेआउट, वेव लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। डिफॉल्ट क्या है, जो हाईलाइट है वो डिफॉल्ट, ये हमारा डिफॉल्ट है। अगला क्या है सोर्स। सोर्स में कौन कौन सी कमांड है, रूलर। रूलर लाइन जो थी ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी रूलर लाइन है जो कि टॉप और लेफ्ट में होती है, यहीं से आती है। ग्रिड लाइन डालना चाहते हो, जो नेविगेशन पैन होता है, जो सर्चिंग में हमारी हेल्प करता है, जो कंट्रोल ऐप से आता है, वो यहीं पर मिलता है आपको। बाकी जूम कंट्रोल जो हमने पढ़े ना, जूम कंट्रोल और मल्टीपल पेजेस, वो आपको यहीं पर मिलते हैं। लास्ट हमारा है विंडो। विंडो, अब विंडो में क्या होता है, जैसे आपने कोई नई विंडो ओपन करनी है, नई विंडो, आपको नया डॉक्यूमेंट नहीं, नई विंडो बनाना है, क्या आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट जितनी विंडो ओपन कर रखी हैं उनको अरेंज करना है या फिर स्प्लिट कराना है। स्प्लिट का मतलब समझते हो सर, तोड़ना है, तोड़ना। अब इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका यूज होता है मोस्ट ऑफ द केस में जब हम कोई क्वेश्चन पे काम कर रहे हो, क्वेश्चन पर, तो एक मतलब ऊपर तो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं और बॉटम में हमने आंसर शीट बना रखी है, तो उसमें स्प्लिट का अच्छा यूज होता है। और लास्ट है हमारा जिसका नाम है मैक्रोज। मैक्रोज का क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। सबसे मैंने प्रैक्टिकल में बता देता हूं आपका विंडोज का। विंडोज में आपको समझना होगा स्प्लिट। स्प्लिट का मैंने आपको यूज बताया जब हम क्वेश्चन का काम करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन वाला पीडीएफ ही ओपन कर लेता हूं, सपोज दैट ये पीडीएफ है आपका, ये वाला पीडीएफ है, ये डॉक्यूमेंट है आपका, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस है, ये देखो सारे क्वेश्चंस है। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंत में जाते हैं, डॉक्यूमेंट के अंत में यहाँ पे देखो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंत, अच्छा इसमें मैंने आंसर की नहीं बना, आंसर की वाला ले लेता हूँ, आंसर की वाला ले लेता हूँ जिससे आंसर की वाला हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है सारे, ठीक है, बॉटम में मैंने आंसर की बना रखी है, ये आंसर की है ये। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तरीका है, मैं 1 का आंसर कैसे लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं स्प्लिट कर दूंगा तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दो पार्ट में टूट जाएगा। एक तो देखो बॉटम में जैसे मैंने आंसर यहां रख लिए, अब मैं क्या करूंगा ऊपर की साइड, ऊपर की साइड अगर आप जाओगे तो ये देखो, यहां से मैं क्वेश्चन को मूव करा सकता हूँ, यहां से मैं क्वेश्चन को आराम से देख सकता हूँ। ये देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर आप देख पा रहे हो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पर आंसर लिख दूं। मैं फिर आगे जाऊं, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आंसर क्या, आंसर लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब आंसर की फॉर्मेटिंग जब भी करनी हो तो मोस्ट ऑफ द केस में स्प्लिट का हम यूज करते हैं। स्प्लिट मतलब विंडोज को जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में, ठीक है।
बाकी नेविगेशन मैंने आपको बताया। ग्रिड में क्या डल जाता है, जो ग्रिड लाइन डल जाती, ग्रिड लाइन जो हमारा समझते, ग्रिड लाइन क्या होती है? ग्रिड लाइन का यूज जैसे हम अगर एज अ टेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं, ये सेल फॉर्म में लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ग्रिड लाइन दिख जाएगी। नेविगेशन बता ही दिया, सर्चिंग के लिए हेडिंग, पेज और रिजल्ट, ये तीन चीजें दिखती, ध्यान रखना। हेडिंग्स क्या है, पेजेस क्या है और रिजल्ट, ये तीन सेक्शन दिखते हैं, तीनों का यूज याद रखना। अब बात करते हैं व्यूज की। व्यूज और हमारा है कंट्रोल, तुम्हारा मैक्रो, दो चीज रहेगी, दोनों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यू की। पहला व्यू है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट के बारे में एक चीज हमने पढ़ी है सर, ये डिफॉल्ट हमारा व्यू होता है सर। इसमें डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन क्या कह रही है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट कैसा दिख, जो आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो जैसा आपका दिखता है ना, वो हमारा प्रिंट लेआउट व्यू होता है। और प्रिंट लेआउट व्यू का एक मतलब और होता है कि जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो जैसा दिख रहा है ना वैसे ही सीट पर प्रिंट होगा, जाके चेंजेस नहीं होंगे। चाहे तो आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो, इमेज हो या पेज के जो भी लेआउट विजुअल हो, सारे के सारे हैं। जबकि हम अगले व्यू की बात करें रीडिंग मोड, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को एज अ बुक फॉर्म में देखना चाहते हैं, मतलब रीडिंग बुक वाली फीलिंग लाना चाहते हैं, तो हम रीडिंग मोड का यूज करते हैं। वेब लेआउट क्या होता है, यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो उस डॉक्यूमेंट को जब आप वेब पेज के फॉर्म में कन्वर्ट, वेब पेज मतलब वेब सॉरी वो पेज आपका जैसे वेब पर जाएगा, उसे आप वेब पेज के लिए आपने डिजाइन किया, वेब समझते हो, इंटरनेट पे उसे अपलोड करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे कैसा दिखेगा ये आपका वेब लेआउट बता देगा। मतलब वेब पर इस डॉक्यूमेंट का लेआउट कैसा होगा, वेब मतलब समझते हो इंटरनेट, तो इंटरनेट पे उसका कैसा होगा। और इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, हो सकता है कि अभी तक नहीं पूछी लेकिन आगे पूछ ले, वो क्या है, जैसे वेब लेआउट डॉक्यूमेंट में आपका विदाउट मार्जिन और बिना पेज ब्रेक के दिखता है, ये चीज ध्यान रखनी होगी। यानी ऐसा कौन सा मार्जिन है जिसमें ना तो कोई मार्जिन मिलेगी ना पेज ब्रेक मिलेगा, सर वो है वेब लेआउट। ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन में क्या होता है, आउटलाइन एक ऐसा व्यू है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के लेबल ही दिखते हैं। हमने जितने लेबल बनाए, अब ये लेबल कितने हो सर, सर 9 लेबल तक जा सकती हैं। जो हमने मल्टी लेबल लिस्ट पढ़ी है ना, उनका यूज यहां पर होता है। नेक्स्ट और लास्ट व्यू है जिसका नाम है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में, अगर आप मतलब अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को एज अ टेक्स्ट देखना चाहते हैं, बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा, तो उसके लिए आपको ड्राफ्ट ड्राफ्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ड्राफ्ट में एक चीज और है, ड्राफ्ट में मतलब सर्टेन द एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट हेडर फूटर इज नॉट, मतलब हेडर फूटर नहीं दिखेगा, ये भी एक नया पॉइंट आ गया भाई। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हेडर फूटर किस किस व्यू में नहीं दिखता, तो वो हमारा क्या होता है, ड्राफ्ट व्यू। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, एक वेब लेआउट वाला और दूसरा ड्राफ्ट वाला। ठीक है। चलिए रूलर लाइन मैंने आपको बता ही दिया, टॉप एंड लेफ्ट होती है। अब बात करते हैं मैक्रोज। मैक्रोज का सिंपल और छोटा सा यूज है कि मैक्रोज को हमारा जैसे विजुअल बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया है, और इसका यूज है कि आप जो वर्किंग करते हैं, काम जो करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज, रिकॉर्ड, जैसे आपको बार बार, जैसे अगर मैं ध्यान करूं, जैसे मैं क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन पर अगर मैं क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ तो क्वेश्चन पे काम करते करते मुझे बार बार ऑप्शन लिखने पड़ते हैं, तो क्यों मैं एक काम करूं, मैं उन ऑप्शन को रिकॉर्ड ही कर लूं, तो सीधा मैक्रोज रन करा दूंगा, हमारे वो ऑप्शन ऑटोमेटिक लिख जाए। मैंने एक तरीका और बताया था कि जैसे मैं क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ, ऑप्शन मुझे बार बार लिखने पड़ते हैं, तो मैं उन ऑप्शन को सेव भी करा सकता हूँ। अब वो सेव कहाँ पे करा सकता हूँ, मैंने कल ही बताया, तो एक बार कमेंट करिए। जैसे सपोजेड मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, अगर आपको याद हो वो कमेंट करिए। जैसे क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन वन के जैसे ऑप्शन ए लिखा, ऑप्शन बी लिखा, ऑप्शन सी लिखा, ऑप्शन डी आंसर। अगर ऐसे आप क्वेश्चन टू लिखते हैं, क्वेश्चन में फिर ऑप्शन ए लिखा, ऑप्शन बी लिखा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आंसर, ये मुझे बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है। तो इनको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें सेव करा दीजिए गैलरी में, अब वो कौन सी गैलरी वो आप बताओगे, या आप इन्हें मैक्रो से क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। दो तरीके हैं जिससे आपको बार बार इनको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्रोज को रन करने की जो शॉर्टकट की है जिसका नाम है अल्ट F8।
ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा सेशन एमएस वर्ड का। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ आपका कौन सा टैब बचा है सर? बचा है मेलिंग टैब। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मेलिंग टैब को हम सेपरेट पढ़ेंगे। किसको? जो मेलिंग टैब्स है ना, इसे हम सेपरेट पढ़ेंगे कल 8 बजे। कल 8 बजे, लेकिन कल 8 बजे एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज क्या है? यानी जो हम थ्योरी, मेलिंग की जो थ्योरी पढ़ेंगे, मेल मर्ज की जो थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मैं पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपके बैच में ये मेल मर्ज का सेशन भी अपलोड है, तो इस दोनों को देख के आना। मतलब थ्योरी भी होगा कल और एमसीक्यू भी होगा, एक कंबाइंड सेशन होगा। ठीक है, मतलब मैं थ्योरी करा दूंगा मेल मर्ज की, क्योंकि मेल मर्ज को ज्यादा डीप में पढ़ने की तो जरूरत है, लेकिन ज्यादा टफ है नहीं। सिर्फ 6 स्टेप है, अगर आप वो जान लिए तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 6 स्टेप करने के बाद तुरंत उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तुरंत हम साथ ही साथ में देख लेंगे। ठीक है, चले, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रेफरेंसेस रिव्यू एंड व्यू टैब को कंप्लीट कर लिया। थियोटिकल भी पढ़ा, प्रैक्टिकल भी देखा और आपके डाउट भी लिए। तो जैसा हमने पहले ही डिसाइड किया था कि लेआउट, रेफरेंसेस और रिव्यू एंड व्यू टैब के हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। तो उस पीडीएफ को हम सुबह 8 बजे, जो हमारी क्लास का टाइम है, उसी टाइम पर हम सॉल्व करेंगे। बट आपको करना क्या, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केस में जो स्टूडेंट थे उन्होंने लेआउट टैब के जो क्वेश्चंस थे उस पीडीएफ के अंदर वो सॉल्व कर ही लिए होंगे, क्योंकि जब कल मैंने लेआउट टैब का वीडियो पढ़ा था उसी में बताया था कि जो क्वेश्चन लेआउट के हैं एक बार आप प्रैक्टिकल कर लेना, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर करने के बाद फिर आप क्या करें, आगे की चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। लेकिन बाकी जो रेफरेंसेस, रिव्यू और व्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर लेना। जल्दी मैं क्विज भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्विज का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, तो क्विज भी जरूरी होता है। और नेक्स्ट क्लास तो आप सभी को पता है सिर्फ हमारा एक ही टैब बचा है, जिसका नाम है मेलिंग्स। तो उस पर हम करेंगे, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लास का टाइम दोनों मैंने ऐसे रखे कि आपको याद ही नहीं रखना, मतलब 8-8, सुबह भी 8 बजे। किसी दिन क्लास सुबह नहीं होगी तो अब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे अब सुबह रेगुलर क्लास रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन तो सॉल्व करनी है, और क्वेश्चन हमने क्वेश्चन का टाइम सुबह रखा था। और काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सुबह क्लास नहीं देख पा रहे, तो भाई प्लीज टेंशन न लें, आपके पास ये क्लास मिल ही जाती है व्हाट्सएप पर, तो जब आपको टाइम मिलता है तब आप पढ़ लीजिए। और हाँ, काफी स्टूडेंट का ये भी डाउट है, सर हमने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, आप अपने टाइम को 2 टाइम में डिवाइड कर लो। प्रेजेंट में वो टॉपिक पढ़ो जो आपका चल रहा है। जैसे एमएस वर्ड चल रहा है तो एमएस वर्ड को प्रायोरिटी दो। जितना इस टॉपिक के बाद आपको टाइम बच रहा है वो आप प्रीवियस सेशन में लगा दो जो निकल चुके हैं। जिस सीक्वेंस से आपके बैच में अपलोड है उसी सीक्वेंस से वीडियो पढ़ते जाओ। लेकिन 2 पॉइंट याद रखना, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे वीडियो पीडीएफ से पढ़ सकते हो, मतलब दोनों में से किसी एक से, बट आपको दोनों से पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी को फॉलो करोगे, चाहे वीडियो फॉलो करो चाहे पीडीएफ, लेकिन आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों लगाने हैं। जब आप इस साइकिल को कंप्लीट कर जाते हैं फिर हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट है आपके टॉपिक वाइज क्विज में। उस टॉपिक वाइज टेस्ट में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। वो क्विज ही डिफाइन करता है कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक में कैसा परफॉर्मेंस है आपका, वो क्विज ही बता देगा। ये क्विज ही वो तरीका है जो पेपर से पहले पेपर का रिजल्ट आपको दे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर मैं आपको सुबह वाले वीडियो में मिलूंगा, और कल शाम का टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।